हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का जो आपका लेक्चर स्टार्ट होना है बेटा वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का है। और इसके पहले मैं कंप्लीट करा चुका हूँ एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, और मेरे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है उसका भी लेक्चर आ चुका है और मेरा एमीन का भी 1 शॉट पड़ चुका है। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अगर जिस बच्चे को भी इंटरमीडिएट का सिलेबस पूरा कंप्लीट करना हो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी आपका सिलेबस हो मेरे यूट्यूब के माध्यम से आप इंटर का अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं अपने आज के सिलेबस की। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो हेडिंग डाल दिए सभी लोग, हेडिंग पड़ेगी बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या हमारे पास, और इनके डेरिवेटिव्स भी हमको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो बेटा अगर किसी भी कंपाउंड में COOH ग्रुप आपको कहीं से दिखाई पड़ जाए, ठीक है, कोई भी कंपाउंड ऐसा आ जाए जिसमें आपको दिखाई पड़ता है COOH ग्रुप, तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपको समझ में आ गया कि कहीं पर अगर COOH ऐसे दिख सकता है, या अगर आप इसका स्ट्रक्चर ओपन कर दे तो C डबल बॉन्ड O होगा और इसके बगल में ऐसे लगा होगा OH, ऐसा लिख सकता है। ठीक है ना, अगर स्ट्रक्चर ओपन करेगा तो ऐसा होगा, बंद करके लिखेगा ऐसा, या फिर CO2H करके भी वो लिख सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है इसका बेटा क्लासिफिकेशन किस तरह से है। ठीक है ना, तो देखो भाई इसमें डिग्री के अकॉर्डिंग कोई खास क्लासिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ COOH ग्रुप, मतलब हमारे पास जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया है उसमें कितने हमारे पास COH हैं। तो इसके आधार पर मेरे पास जो पहला आ रहा है उसका नाम है मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब पहले का नाम बच्चा क्या रखा गया, मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरे का नाम बच्चा क्या रखा गया, डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे का नाम हो गया डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जो तीसरा मेरे पास हो गया उसको मैं बोल सकता हूँ बच्चा पॉली कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सीधी सी बात है, बात समझ में आ रही, बहुत छोटी सी बात है कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास केवल एक COOH है, मतलब कितना बच्चा COH है, केवल एक COH है, तो मैं बच्चा उसे बोलता हूँ मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर HCOOH, इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम फॉर्मिक एसिड होता है। क्या नाम होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम है। और अगर इसी तरह से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर CH3COOH, तो बच्चे इसका नाम क्या हो जाता है, एसिडिक एसिड। तो ये भी आपका कॉमन नेम में आ रहा है। तो दोनों में आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि यहाँ पर भी आपका एक COH है और यहाँ पर भी आपका एक COH है। तो इस वजह से ये जो मेरा जा रहा है बेटा वो मोनो कार्बोक्सिलिक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है भाई, मेरे डाई कार्बोक्सिलिक में क्या होगा, डाई कार्बोक्सिलिक में क्या होगा, आपके 2 COH प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया COOH सिंगल बॉन्ड COOH, बेटा इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड होता है। क्या नाम होता है बेटा इसका, ऑक्जेलिक एसिड। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मैं CH2 बीच में लगा दूं, ये आपका मेलोनिक एसिड होता है, इसका नाम बच्चा होता है मेलोनिक एसिड। तो इसमें जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे बेटा उसमें आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। तो ये मेरे पास हो गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के 1-2 एग्जाम्पल हो गए। जो आपके इंटर लेवल के लिए फेमस है वो आपका ऑक्जेलिक एसिड। इसी तरह से मेरे पास एक आता है साइट्रिक एसिड। क्या नाम होता है बेटा, साइट्रिक एसिड, जिसमें आपके 3 COH होते हैं। अगर 2 से ज़्यादा COH आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप सीधा सा बोल दीजिए पॉली कार्बोक्सिलिक। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CH2COOH, यहाँ पर बीच में C पे एक तरफ OH हो जाता है, फिर यहाँ हो जाता है COOH और सिंगल बॉन्ड हो जाता है CH2COH। ठीक है, तो ये जो सामने लिखा है बच्चा इसका नाम होता है साइट्रिक एसिड। क्या नाम होता है बच्चा इसका, साइट्रिक एसिड। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने COH आ रहे हैं बेटा, 3 COH। तो अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेटा 3 प्रकार के हैं। पहला मोनो कार्बोक्सिलिक, जिसमें केवल एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसे मैं बोलूँगा मोनो कार्बोक्सिलिक। जिसमें 2 आ जाएंगे तो डाई कार्बोक्सिलिक। अगर बेटा 2 से ज़्यादा हो जाता है तो मैं इसे बोल दूंगा पॉली कार्बोक्सिलिक। ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक, अगर आपको इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर देखना है तो आप जो भी बच्चे अगर इसका IUPAC देखना चाहते हैं तो मैं तो एक राय दूंगा कि आप 11th की मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए,
उसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर के सारे लेक्चर आपके पढ़े हुए हैं, तो आपको अलग अलग फुटकर किसी का भी IUPAC नहीं देखना पड़ेगा। एक बार में ही आपकी पूरी IUPAC कंप्लीट हो जाएगी। 6 से 7 लेक्चर में आपके 12th लेवल की पूरी IUPAC कंप्लीट करा दी गई, ठीक है ना। अब मेरे पास बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें आपका जो मोस्टली सिलेबस है उसमें हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के ही मेथड्स दिए गए हैं, ठीक है। मतलब हम लोग जो बनाएंगे वो मोस्टली कौन सा होगा, मोनो कार्बोक्सिलिक वाला ही होगा, ठीक है ना। उनको बनाने के मेथड्स क्या हैं और उनकी बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हम लोग वो वाले एसिड बनाएंगे जिसमें मोस्टली हमारे पास एक होगा, ठीक है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जहाँ पर होगा हम मोस्टली बच्चा अभी उन्हीं को बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, अभी मैं जनरलाइज मेथड बता रहा हूँ, इसमें हो सकता है आपका फॉर्मिक एसिड बने, हो सकता है एसिडिक बने, हो सकता है किसी में मैं प्रोपियोनिक भी बना दूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं लिख सकता हूँ, पहला पॉइंट लिख सकता हूँ फ्रॉम एल्डिहाइड लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम एल्डिहाइड। तो शायद ये पॉइंट मेरे बच्चे जो पुराना लेक्चर देख के आए हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि अगर बेटा किसी भी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड जो बेटा होता है वो अल्कोहल और एसिड की बीच की कड़ी होती है, ठीक है। अगर मैं एल्डिहाइड को रिड्यूस करा दूं, अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दूं तो मैं फिर से गिर जाता हूं अल्कोहल में। अगर मैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा दूं तो बन जाता है मेरे पास एसिड। तो अगर मैं कहीं पर भी कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, क्या ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड। अब इसको मेरे को ऑक्सीडाइज कराना है तो मैं कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूँगा, क्रोमिक एसिड ले लेता हूँ, यहाँ पर ये ले लेता हूँ K2Cr2O7 और बच्चा H2SO4। ये सिंपल सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप CrO3 ले लीजिए। तो ये फाइनली इसको O दे करके फाइनली क्या बना देगा, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से अगर मैं कोई दूसरा एल्डिहाइड, मान लो मैंने ले लिया एसिटाल्डिहाइड ले लिया, CH3CHO, रिएजेंट आप यही रखेंगे, ठीक है। रिएजेंट आप यही रखेंगे तो ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ पर एक O लग जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3COOH। मतलब पहला मेथड तो बिल्कुल सिंपल सा था कि मेरे को कोई भी अगर एल्डिहाइड मिल जाए तो वो कीटोन भी ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बनाते हैं, मगर उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए मेरे को चाहिए होती है वाइग्रस कंडीशन, मेरे को चाहिए होता हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। इस वजह से मैं कीटोन को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एल्डिहाइड से ही ऑक्सीडाइज कराऊंगा। दूसरा मेरे पास है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल। दूसरा मेरे पास क्या है बच्चा, फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। मैं प्राइमरी एल्कोहल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब आप प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएंगे बच्चा, जब आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो उससे बेटा बनेगा एल्डिहाइड और वही एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल की पहचान क्या है, मैंने ले लिया आर के बाद कर लिया CH2 और OH। देखो जहां पर भी आपको CH2OH दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े बेटा, CH2OH दिखाई पड़े, उसे मैं बोलता हूँ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इसे मैं इसी रिएजेंट से ऑक्सीडाइज करूंगा। रिएजेंट आपको ये नहीं बदलना है, ये रिएजेंट दोनों में काम आएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो CH2OH ग्रुप है, ये जो इतना ग्रुप है, ये इतना ग्रुप, ये बेटा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मेरे पास पहले बन जाएगा RCHO बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RCHO एल्डिहाइड। अब चूंकि एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा, जैसे ऊपर ऑक्सीडाइज हुआ था, तो ये O जब जाके यहाँ लगेगा तो ये बन जाएगा RCOOH। मतलब अगर मेरे पास कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है, अगर मेरे पास कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है, उसे मैं K2Cr2O7 और H2SO4 मतलब क्रोमिक एसिड से अगर मैं ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो पहले मेरे पास बनेगा एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर मेरे पास बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर आपको इसमें बनाना है फॉर्मल्डिहाइड, क्या बनाना है बेटे, सॉरी फॉर्मिक एसिड बनाना है, तो आप R के बदले H ले लेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर R के बदले H लगाऊंगा तो तुरंत आपको इसका नाम बोलना पड़ेगा मिथाइल अल्कोहल और ये बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, तो ये बनेगा बच्चा फॉर्मिक एसिड। फिर R के बदले अगर मैं मेथिल लगा लूंगा, R के बदले में लगा लूंगा मेथिल लगा लूंगा, तो ये बेटा आपका बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से बनेगा आपका एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड से आपका बनेगा एसिडिक एसिड। आप जैसे जैसे इसमें R बदलते जाएंगे वैसे वैसे आपके हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास दो मेथड हो गए। पहला तो मेरे पास सिंपल सा था, दोनों ही सिंपल से थे कि अगर आपको एल्डिहाइड दिया जाए तो उसको आप ऑक्सीडाइज करके बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई भी
प्राइमरी अल्कोहल देंगे। सेकेंडरी अल्कोहल मैंने क्यों नहीं लिया बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो उसके ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं, ठीक है ना, और कीटोन ऑक्सीडाइज अंडर वाइग्रस कंडीशन होंगे। इस वजह से मैं हाई टेम्परेचर देने के मूड में नहीं हूँ। मेरा नॉर्मल कंडीशन में जब काम चल रहा है तो मैं हाई टेम्परेचर क्यों दूंगा, ठीक है ना। अब तीसरा मेरे पास आता है फ्रॉम नाइट्राइल। तीसरा मेरे पास है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेथड्स नहीं है और सब बड़े सिंपल से हैं जो कहीं ना कहीं आपने एक बार पढ़ रखे होंगे, मतलब सब कभी सिंपल से हैं, कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखे हैं। अच्छा, नाइट्राइल्स बच्चा क्या होते हैं? तो जिन कंपाउंडों में CN लगा होता है, क्या लगा होता है बच्चा? CN, उनको मैं बोलता हूँ या तो साइनाइड बोल देता हूँ बेटा, या तो उनको मैं नाइट्राइल्स बोल देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके पास नाइट्राइल है, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल वाटर के लगते हैं बच्चा, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट या इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और हीट कर देंगे, ठीक है। आपके पास कभी भी कोई दुनिया का नाइट्राइल आ जाए, आपको वहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर देने हैं कैटलिस्ट के रूप में बेटा, या तो H+ रखना है या तो क्या रखना है, OH-। तो जहां पर भी आपका CN है, 2 वाटर देने पे होता क्या है कि जो पहले वाटर जुड़ता है उससे एमाइड बन जाता है और जो दूसरा होगा उससे मेरे पास बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिस जगह पर आपका CN होगा उस जगह पे आप क्या लगा देंगे, COH, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल सा कन्वर्जन है कि अगर आपको कहीं पर भी, अभी मैं मोस्टली एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ। अभी मैं एरोमेटिक वाले के लिए नहीं जा रहा, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी आपको CN दिखता है, क्या दिखता है बच्चा? CN दिखता है। CN मतलब नाइट्राइल हो गया। अगर आप इसकी बेटा हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस कैटलिस्ट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल, मैंने सबसे छोटा एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन साइनाइड। आप कंडीशन यही रखेंगे, कंडीशन मतलब 2 मोल्स ऑफ वाटर देंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+। 2 मोल्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी 2 मोल्स ही एक्सेप्ट करेगा। तो जिस जगह पे CN लगा है उस जगह पे आपको कर देना COH, तो ये हो जाएगा HCOOH और इसका नाम हम जानते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। अच्छा, आप ले लीजिए मेथिल साइनाइड ले लीजिए, मतलब CH3CN कर लीजिए, कंडीशन बेटा वही रखेंगे, ठीक है। फाइनली जिस जगह पे CN होगा, जिस जगह पे आपका क्या होगा, CN होगा, नाइट्राइल होगा बेटा, वो बन जाएगा COH, तो ये हो जाएगा CH3COOH। तो ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का थर्ड मेथड हो गया। मैं फिर से बता दूं भाई, अगर दुनिया में कहीं पर भी कोई नाइट्राइल दिखेगा, कहीं पर भी कोई CN दिखेगा, आप उसकी कराएंगे हाइड्रोलिसिस और वो हमेशा आपका बन के आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हम लोग और कौन कौन सी ऐसी हाइड्रोलिसिस है जिसके द्वारा हम लोग बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा, उसके 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके 4 डेरिवेटिव होते हैं। एक होता है बेटा एसिड क्लोराइड, एक होता है ईस्टर, एक होता है एनाइड्राइड, एक होता है एमाइड, ठीक है। इन चारों में से, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इन चारों में से अगर आप किसी की भी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, इन चारों में से अगर आप किसी की भी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, हमेशा रिजल्ट आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब मैं लिख सकता हूं 4th नंबर में, हाइड्रोलिसिस ऑफ डेरिवेटिव्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव दे दिए जाएं, जो मैं पहले लिखता हूँ एसिड क्लोराइड, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, चलो मैं लिख देता हूँ एसिटिल क्लोराइड। मैं मोस्टली यहाँ पर अभी एसिटिक एसिड बनाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ पहला CH3C+CL। देखो ये इसका नाम बेटा एसिटिल क्लोराइड है। सिंपल सी बात है, जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। वाटर का जो O है ना बच्चा, वो जाके यहाँ पर अटैक करेगा, Cl को बाहर भेज देगा, OH लग जाएगा, HCl बाहर। मतलब कुल मिला के मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। मगर यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं, पहला एडिशन फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये मेरा बन जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। प्लस अगर आपको साथ में लिखना ही तो आप लिख सकते हैं HCl। तो ये मेरा पहला डेरिवेटिव था, इसका नाम बेटा होता है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम होता है बेटा इसका? एसिटिल क्लोराइड। और जब मैं इसकी कराता हूँ हाइड्रोलिसिस तो मेरा एसिटिक एसिड। इसी तरह से मैं सेकंड ले रहा हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो
एसिडिक एनहाइड्राइड में क्या होता है, CH3CO होता है ऊपर, CH3CO होता है नीचे, और बेटा बीच में लटका होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम बेटा होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये भी आपका एसिड का डेरिवेटिव होता है। अगर मैं इसकी भी कराता हूँ, हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप इधर से ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, और जिस वाले में O है वहाँ H दे दीजिए, बाकी वाले में OH दे दीजिए। तो देखिए ऊपर भी आपका एसिडिक एसिड बन जाएगा और नीचे भी आपका एसिडिक एसिड बन जाएगा। जैसे मैंने क्लीव करा है, O वाले को आप H दे दो, यहाँ भी ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का है, तो यहाँ पर 2 मोल्स मेरे बन जाएंगे आपके एसिडिक एसिड के। तो ये ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि दोनों मोल मेरे किसके बन रहे हैं बच्चा, एसिडिक एसिड। तो ये 2 मेरे पास डेरिवेटिव हो गए जिसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर मैं बना सकता हूँ अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बचे मेरे पास बेटा 2 डेरिवेटिव और बचे। तो थर्ड नंबर पे मेरे पास आ गया ईस्टर। ठीक है, तो ईस्टर क्या होता है बेटा, अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल लिखा हो CH3, C डबल बॉन्ड के बगल में O आ जाए और उधर भी मेरे पास R आ जाए, मतलब C डबल बॉन्ड के बगल में O हो जाए, उसके बगल में R हो जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को मैं क्या बोलता हूँ, ईस्टर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, ईस्टर। अगर मैं ईस्टर की भी हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाता है, इस जगह से क्लीव हो जाता है, पानी का OH जाके यहाँ जुड़ जाएगा, H अपना यहाँ दे देगा, मतलब मेरे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए OH जब यहाँ जोड़ूंगा तब तो मेरे पास बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, साथ में आप देख सकते हैं C2H5O पे यहाँ H जुड़ जाएगा, तो साथ में मेरे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा बच्चा वो इथाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी ईस्टर की हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, एक बार ध्यान रखेंगे, यहाँ से आप बॉन्ड क्लीव करेंगे, पानी का OH यहाँ लगा देंगे, बाकी पानी का H वहाँ लगा देंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे मेरे पास आता है एमाइड, जो मैंने अभी बताया था कि नाइट्राइल की, मैंने बताया था, आपने सुना नहीं होगा कि नाइट्राइल की जब हम लोग कराते हैं हाइड्रोलिसिस तो 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में मेरे पास एमाइड बनता है और अगले स्टेप में मेरे पास जो बन जाता है, मेरे पास क्या बन जाता है अगले स्टेप में, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अगर मैं एमाइड ले लेता हूँ, ठीक है, एमाइड का मतलब RC डबल बॉन्ड NH2 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी अगर मैं वाटर के साथ हीट करूंगा, इसमें थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, तो वाटर जाके यहाँ अटैक करेगा, NH2 माइनस बाहर निकलेगा, अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी और मेरे पास OH जुड़ जाएगा, तो ये RC डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, अमोनिया गैस। ठीक है, इस अमोनिया गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ा सा मैं एसिडिफाइड कर दूंगा ताकि ये फर्दर रिएक्शन ना करे, तो NH4Cl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। किसके फॉर्म में बाहर निकल जाएगा बच्चा, NH4Cl के फॉर्म में यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास चौथा मेथड था कि आपका अगर एमाइड है, अगर आपके पास क्या है, एमाइड है, तो एमाइड की अगर मैं कराता हूँ हाइड्रोलिसिस तो भी मेरे पास बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो 4 मेथड, देखो एक मेथड के अंदर मैंने आपको 4 मेथड समझा दिए कि अगर आपके पास कोई भी एसिड, क्या बताया कि अगर आपके पास कोई भी एसिड का डेरिवेटिव है, आप उसकी कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो वहाँ पर मेरे पास बन जाएगा बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा 1-2 मेथड इसके और बचे हैं, उसको मैं बता करके आज इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच्चा कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है ना, आज जो है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट टर्न पे थोड़ी बहुत फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेटा इसकी स्टार्ट कर देंगे, बहुत आराम से आपका। देखिए अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इंटर के सिलेबस के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, मेरा विश्वास करिए, आपका इंटर का सिलेबस यहीं पर कंप्लीट होगा। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल से ही आप पूरा किसी भी बोर्ड का हो, सब बोर्ड का कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से भी हम लोग अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट देते हैं, क्या देते हैं बेटा, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अगर बेटा हम लोग देते हैं ग्रिग्नॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ये होता है R पे होता है Mg पे क्या होता है X, ये बेटा ग्रिग्नॉर्ड का फॉर्मूला होता है। तो R पे आपको अच्छी तरह पता होता है ये निगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है निगेटिव चार्ज, Mg पे बेटा क्या होता है आपका डबल प्लस और X पे क्या होता है माइनस। तो ये मेरे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है। इसका जो R माइनस होता है बेटा वो बेस भी होता है और वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है। वो क्या बनने वाला है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब मैं क्या करूँगा, CO2 गैस लिख रहा हूँ, तो CO2 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, मैंने यहाँ CO2 कर लिया, क्या कर लिया CO2। अब बगल में यहाँ लिखा मैंने R पे लिखा MgX। अब सिंपल सी बात समझिए, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो O इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन खींचेगा बेटा, O इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब O इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पर आपका आएगा पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव पे ये जो R माइनस है ये अटैक करके जुड़ जाएगा और Mg प्लस जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन पे। तो क्या बनेगा देखिए, O डबल बॉन्ड C पे आपका जुड़ जाएगा R समझ में आ रहा है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O और इस पे जुड़ जाएगा MgX। ग्रिग्नॉर्ड के बाद आपको मोस्टली रिएक्शंस में करानी होती है हाइड्रोलिसिस। क्या करानी होती है बेटा, हाइड्रोलिसिस करानी होती है। तो जब मैं इसमें पानी डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, पानी, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पानी का H यहाँ जुड़ जाएगा। जब पानी का H यहाँ जुड़ेगा तो O डबल बॉन्ड C पे हो जाएगा OH, नीचे जुड़ जाएगा R, और बेटा Mg पे क्या क्या रहेगा, Mg पे रहेगा OH और रहेगा X, ठीक है। तो अगर देखिए ये इतना ग्रुप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा मेरे पास क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इतना ग्रुप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे पास बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, अगर आप R के बदले देखो यहाँ H तो नहीं कर सकते, ग्रिग्नॉर्ड में R के बदले H नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप R के बदले यहाँ मिथाइल कर देंगे, क्या कर देंगे, मिथाइल कर देंगे, तो ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH3 COOH। कौन सा एसिड बन जाएगा बच्चा, एसिडिक एसिड। क्या बन जाएगा, एसिडिक एसिड, ठीक है। अगर आप R के बदले यहाँ पर इथाइल कर देंगे, अगर आप R के बदले इथाइल कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। मतलब देखो ये हो जाएगा C2H5 COOH, ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। मैं यहाँ पर एरोमेटिक वाला भी बना सकता हूँ। अगर मैं R के बदले अपनी बेंजीन रिंग बना लूँ, ठीक है। अगर मैं R के बदले अपनी बेंजीन रिंग बना लेता हूँ ना बेटा, तो R के बदले अगर मैं बेंजीन रिंग बनाऊंगा तो सीधी सी बात है, मेरे पास वहाँ पे जो बन जाएगा वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये मेरे पास मेथड से आपके मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के जितने भी भाई साहब मेरे पास मेथड थे, मैंने सब बहुत आराम से, देखो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे केवल पढ़ाई की बातें होती हैं, फालतू बातें मैं करता नहीं हूँ, किसी लेक्चर को लंबा मैं खींचता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका भी समय कीमती है और मेरा भी समय कीमती है, ठीक है। इस वजह से किसी लेक्चर को बहुत खींचने से ज़्यादा अच्छा है बच्चे का भी टाइम बचाइए। और हाँ, किसी लेक्चर में अगर कंटेंट ही ज़्यादा है, और जैसे मेरे 1 शॉर्ट वीडियो आते हैं तो कभी 2.5 घंटे का आता है, कभी बेटा 1.5 घंटे का आता है, तो वो तो कंटेंट 1 शॉर्ट वीडियो तो आपको कवर करना ही पड़ेगा इतने में, ठीक है। अदरवाइज इतने कम में तो नहीं हो पाएगा। तो मैं फुटकर मैं धीमे धीमे पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। और जो बच्चे मेरे इंटर लेवल वाले हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके अपना इंटर सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। कई सारे 1 शॉर्ट मैंने ऑलरेडी एक मास्टर प्लान करके ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, उसमें समझा रखा है कि कौन सा वीडियो कब आपका आके गिरेगा, कैसे गिरेगा। इस समय फिलहाल कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है, जब ये हो जाएगा तो इसका तो लेक्चर 1 2 3 कुछ के मैंने बता रखे थे 1 शॉर्ट वीडियो आ जाएंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। 1 शॉर्ट वाले में आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, पूरा कंटेंट जो होगा उस एक वीडियो के अंदर में ही मिल जाएगा। बाकी जो आपके लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 इस तरह वाले जो मिलेंगे वो आपके बन जाएंगे, किसमें मिल जाएंगे आपको, मेरी प्लेलिस्ट में। जैसे आप इंटर क्लास 12 प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो सब लेक्चर लाइन से खुल जाएंगे। जो भी 1 शॉर्ट के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास 12 1 शॉर्ट वीडियो के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें क्लिक करोगे तो जो मैंने 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ाए होंगे वो आपके आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर। बेटा इस लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी और कवर कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को बंद करेंगे। मतलब हम लोग इस लेक्चर में क्या करते हैं, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी कवर कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, क्योंकि जितना मैं बड़ा लेक्चर बना दूंगा उतनी ही जल्दी मेरा जो सिलेबस है बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तो मैं लेक्चर बंद करने वाला था, मगर मैं सोच रहा हूँ कि इसमें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। उसके बाद जो मेरा नया लेक्चर आएगा उसमें मैं अपना स्टार्ट करूँगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो भाई अभी मैंने क्या ख़त्म किया है, इसी लेक्चर में लेक्चर फर्स्ट में मैंने अभी ख़त्म किया है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब मेरे पास जितने भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के मेथड्स हैं मैंने बेटा उनको अभी अभी कंप्लीट करा है। अब इसी में
मैं बात कर लेता हूँ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। फिर मैं ये लेक्चर क्लोज कर दूंगा और इसके बाद जो मेरा नया लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग पड़ेगी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका भाई मोस्टली स्टेट हमारे पास कैसा होता है, ठीक है ना। तो पहले मेरे पास इनका जो फिजिकल स्टेट है वो कैसा है, मेरे पास इनका जो स्टेट है वो मेरे पास कैसा है, ठीक है ना। तो देखो भाई, शुरुआत के जो लोअर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मतलब C1 से लेकर के C4 तक जो भी आपके मेंबर्स हैं, मतलब पहला कार्बन यानी फॉर्मिक एसिड, दूसरा कार्बन मतलब एसिटिक एसिड, तीसरा कार्बन मतलब प्रोपियोनिक एसिड, चौथा कार्बन मतलब ब्यूट्रिक एसिड, इसमें लगभग ये जितने भी हैं मोस्टली आपके लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। मोस्टली कैसे आपके हैं, लिक्विड फॉर्म में है। और इसके अगर आप हायर जाएंगे, मतलब C5 से हायर आप कभी भी जाएंगे तो वो लिक्विड से लगभग वैक्सी नेचर के होते हैं। कैसे हो जाते हैं, वैक्सी नेचर के हो जाते हैं, मोम जैसे हो जाते हैं। और जैसे जैसे इनका बेटा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे ये हार्ड सॉलिड बनते चले जाएंगे। मतलब कुल मिला के शुरुआत में क्या है कि आपका लिक्विड नेचर में होगा, उसके बाद आपके जो है मेरे पास जितने भी हैं वो सब वैक्सी नेचर के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो मेरे पास सब मोस्टली सॉलिड स्टेट के हो जाते हैं। तो ये इनका थोड़ा सा फिजिकल स्टेट था, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया फिजिकल स्टेट, ठीक है। अच्छा, जो मेरे 4 कार्बन वाला होता है ये ब्यूट्रिक एसिड है, इसमें से आपकी रैंसिड बटर ऐसी स्मेल आती है, ठीक है। मतलब जो मेरे पास ब्यूट्रिक एसिड होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, जो ब्यूट्रिक एसिड है, जो बटर नाम है वो बेटा उसी से नाम पड़ा हुआ है ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। तो ब्यूट्रिक एसिड से स्मेल वैसी आती है बेटा, वो बटर है नहीं तो उसमें से स्मेल जो आती है वो रैंसिड बटर, मतलब ऐसा लगेगा बासी मक्खन, ऐसी उसमें से स्मेल आपकी आती है। बात समझ रहे हैं। तो मेरे पास ये पहला पॉइंट था इनका कि आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसका पहला पॉइंट था कि मेरे पास इनकी क्या क्या फिजिकल स्टेट्स है, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सेकंड नंबर पे। तो भैया मेरे पास सेकंड नंबर पे आता है, मेरे पास सेकंड नंबर पे भाई साहब मेरे पास आता है वाटर सॉल्युबिलिटी। सेकंड नंबर पे क्या आता है, वाटर सॉल्युबिलिटी आता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इनकी बेटा वाटर सॉल्युबिलिटी हमारे पास कैसी होती है, ठीक है। तो देखो मेरे पास जो लोअर मेंबर है, मतलब 1 कार्बन का है, 2 कार्बन का है, 3 कार्बन, तो ये जो लोअर मेंबर्स हैं ये तो मोस्टली आपके जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। मतलब लोअर मेंबर जो होते हैं वो तो जल में घुल जाते हैं। कारण क्या है, अच्छी तरह आपको पता होगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें आपका होता है R, C डबल बॉन्डो के बगल में होता है OH, ठीक है। अच्छा, पानी में भी आपका OH होता है, तो पानी का ये जो O है, फिर मेरे पास H है, मेरे पास H, तो इसका H और इसका O ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। मतलब जो लोअर मेंबर्स हैं बेटा, जैसे आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, आपका हो गया एसिटिक एसिड हो गया, आपका हो गया प्रोपियोनिक एसिड, मतलब लोअर मेंबर जिसमें आपका जो R ग्रुप है थोड़ा छोटा रहे, ठीक है। तो इनका जो OH वाला पार्ट है वो पानी का जो OH वाला है, इनके बीच मैं लिख देता हूँ ये कौन सी बॉन्डिंग बन गई बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब आप समझ पाते हैं, जब 2 मॉलिक्यूल के बीच एच बॉन्ड बनेगा ना तो उसे मैं बोलता हूँ बेटा इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इस वजह से बेटा ये वाटर में घुल जाते हैं। मगर जैसे जैसे आपका कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे R जो बल्कि जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है वो बेटा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ये तो अच्छी तरह पता होगा, जैसे जैसे आपका हाइड्रोफोबिक ग्रुप बेटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका हाइड्रोफोबिक ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे बेटा इसका वाटर के साथ H बॉन्ड बनाना भी बेटा कम होता जाएगा। इस वजह से इसकी जो वाटर सॉल्युबिलिटी है वो धीमे धीमे डाउन हो जाएगी। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो लोअर मेंबर्स हैं बेटा ये तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, मगर बेटा जो हायर मेंबर्स होते हैं बेटा ये वाटर सॉल्युबल ज़्यादा नहीं होते हैं और आगे चल के घुलना भी कम हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इनके पास जो तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मेरे पास बेटा है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैं बता दूं इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं
वो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स, अगर मैं कहीं पर प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ तो बेटा सीधी सी बात है, जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये लिखा मैंने OH, अगले बगल में मैंने O लिख दिया, H लिख दिया, फिर C डबल बॉन्ड O के बगल में R कर लिया, तो इनके बीच आपस में बेटा क्या बना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर एज बॉन्डिंग, ठीक है। मगर अगर मैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन सॉल्वेंट में ले जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन सॉल्वेंट में ले जाता हूँ तो वहाँ एक बड़ी खास बात हो जाती है कि इनका डाइमर बन जाता है। मतलब इसका जो OH है और जो ह्यू का O है, ये दोनों ही एच बॉन्ड बनाते हैं। मतलब ऐसे देखिए, मगर ध्यान रखिएगा, ये बेटा बेंजीन सॉल्वेंट में होता है। बेटा किस सॉल्वेंट में होता है बच्चा, बेंजीन सॉल्वेंट में ये देखा गया है, ठीक है। कैसे बनेगा देखते हैं, RC डबल बॉन्ड O के बगल में OH और इधर हो गया R, तो इधर मैं C का कर लेता हूँ OH और कर लेता हूँ डबल बॉन्ड O, ठीक है। मतलब CO के सामने OH, CO के सामने OH, तो ये इस तरह से एक साइक्लिक डाइमर बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चा, साइक्लिक डाइमर बना लेता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है बेटा वो जस्ट डबल हो जाता है। जैसे अगर ये एसिटिक एसिड हुआ तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, अब जब दो जुड़ गया तो 60 + 60 मॉलिक्यूलर वेट बच्चा कितना हो गया, 120। तो आपको ये तो पता ही है कि जैसे जैसे बेटा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी लगातार बढ़ता जाता है। बात समझ रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि बेंजीन सॉल्वेंट में इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा आता है, तो भैया बेंजीन सॉल्वेंट में इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट बेटा जो होता है वो लगभग जस्ट डबल हो जाता है। इस वजह से ऐसा है, ठीक है। तो मैंने इस लेक्चर में क्या क्या करा दिया, मैंने इस लेक्चर में आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा आपका जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक वाला था उनको बनाने के मैंने मेथड्स बता दिए हैं, प्लस मैंने इसमें आपकी कंप्लीट करा दी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी ही खत्म करूंगा, क्योंकि देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर बड़ा लेक्चर आएगा जिसमें मैं हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कंप्लीट करा दूं। उसके बाद एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी प्रॉपर्टीज, फिर उनके डेरिवेटिव्स को जैसे मैं कंप्लीट करा लूंगा तो मेरे पास ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो अच्छी तरह, जिनको ना पता हो कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे खत्म होगा उसके बाद मेरा कार्बोहाइड्रेट का 1 शॉट आ जाएगा। एमीन का तो 1 शॉट आ चुका है बेटा, अब आएगा बेटा कार्बोहाइड्रेट का 1 शॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।